Hello students, now again we brought with a new lecture, area vector and electric flux. तो लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस 13 लेक्चर देखिए, फर्स्ट इसके प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए एंड देन यू कम टू दिस टॉपिक दैट इज व्हाट इज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Now basically area we deal with only magnitude many a time. Okay, area में हम सिर्फ magnitude के बारे में बात करते हैं. Okay, so when I'm talking about area, we talking about magnitude. It's magnitude. जैसे कि मैं बोल रहा हूँ area 10 मीटर स्क्वायर है, तो 10 is the magnitude. But in some cases, along with the magnitude, what required is the direction. Okay, तो area के magnitude के साथ साथ direction का भी जरूरत है. Okay, तो plane area, okay, जो area है, area, suppose this is any area. बच्चों, तो ये जो area है, इस area का direction, okay, is normal to the plane always. Direction of a planar area is, as I read, that is normal to the plane. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एरिया जो है वो उसका डायरेक्शन जो है नॉर्मल टू दी प्लेन होता है. क्या होता है? नॉर्मल टू दी प्लेन. ठीक है बच्चों, मतलब अगर ये एरिया है, ठीक है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, एरिया का छोटा सा एलिमेंट ले लो, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ds, और उसका डायरेक्शन है नॉर्मल टू दी प्लेन, तो दिस इज ds वेक्टर. ठीक है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो कोई भी अगर मैं एरिया बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया जो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया बच्चों, ds वेक्टर. ओके, चलो, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय n कैप. तो सिंपली व्हाट आई कैन राइट कि ds वेक्टर इज इक्वल टू ds n कैप. ठीक है, वेयर ds इज द मैग्नीट्यूड and n cap is the direction. and what is the direction? It is normal to the plane. एक ही चीज मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, वो आप अच्छे से याद रखो कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है नॉर्मल टू दी प्लेन. क्या होता है डायरेक्शन? नॉर्मल टू दी प्लेन. ओके, तो ये बात मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड हम पढ़ते थे आज तक, बट अदर देन मैग्नीट्यूड direction is also required in many cases. So the direction of area is given by normal to the plane. ठीक है बच्चों, अभी आप समझो एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, चलो मैं पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों. इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं तो हमें पता है कि इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अग्री? और उसमें मैंने एक छोटा सा एरिया रखा. ओके, एक एरिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर मैं देखता हूं तो देखो ये कुछ लाइंस जो है वो उस एरिया से पास हो रही है, कुछ आजू बाजू से चली गई. तो इफ यू सी देयर आर सो मेनी लाइंस, बट आउट ऑफ दिस ये लाइन, ये और ये सिर्फ एरिया से क्या हो रहे? पास हो रहे. तो ये लाइन सब मिला के क्या बनाते हैं? फ्लक्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? फ्लक्स. कि गिवन एरिया में से कितने लाइन पास हो रहे, लिंक हो रहे जाके, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स. फ्लक्स का मतलब बेसिकली होता है फ्लो, कि गिवन एरिया में से कितने लाइंस फ्लो हो रहे, पास हो रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स. ठीक है, तो मुझे बताओ एक एरिया में से कितने लाइंस पास होंगे? फ्लक्स सिंबल उसका फाई है. बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो गिवन एरिया में से कितने लाइंस पास होंगे? डोंट यू थिंक सो इट डिपेंड्स अपॉन ई? यस और नो? इट डिपेंड्स अपॉन ई, नो डाउट. बराबर कि नहीं? अब
अभी आप सोचो, I'll give 2 एग्जांपल, ठीक है? चलो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए है और ये एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो यू कैन सी, अगर मैं इसमें एरिया रखता हूं तो ये लाइन जाके लिंक हो गया, ये लाइन जाके लिंक हो गया, सिर्फ 2 लाइन लिंक हो रहे। पर वही एरिया अगर मैंने इस फील्ड में रख दिया तो काफी लाइन जाके लिंक हो गए। एरिया वही रखा हुआ है, पर यू कैन सी हियर द लाइंस आर मोर क्राउडेड। तो इफ आई टॉक अबाउट फिगर बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उतने ज्यादा लाइंस रहेंगे, जितने ज्यादा लाइंस रहेंगे उतना ज्यादा वो क्या होगा, लिंक होगा। तो कितने लाइंस जाके एक एरिया के साथ लिंक होते हैं, कितने लाइंस जाके एक एरिया के साथ लिंक होते हैं, वो बनाते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ई पे। फ्लक्स इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन ई, ओके। फ्लक्स गारंटेडली इट डिपेंड्स अपॉन एरिया, जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। एंड फ्लक्स इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल है उस पे भी डिपेंड करता है। अभी आप सोचो, ओके, ये ऐसे अगर मैंने एरिया ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बात करते, चलो ये एक एरिया मैंने यहां पे ले लिया, लेट अस टेक वन एग्जांपल, ये एक एरिया मैंने यहां पे ले लिया, ओके। और इस सरफेस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस। ये एरिया मैंने यहां पे रखा और लाइंस ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, लाइंस ऐसे आ रहे हैं, ओके। और लाइंस जाके उस एरिया के साथ क्या हो रहा है, लिंक हो रहे हैं। यू कैन चेक, एरिया के साथ लाइंस जाके लिंक हो रहे हैं। तो एरिया का डायरेक्शन कैसे रहता है, परपेंडिकुलर नॉर्मल है, और लाइंस ऐसे आ रहे हैं। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कितना हो जाएगा, 0, बराबर कि नहीं? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो रेड पेन से दिखा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन देखो, और ये एरिया देखो, सारे लाइंस जाके लिंक हो गए। पर अगर आप सोचो ये एरिया में ऐसे रख दूं तो ये एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा, और लाइंस ऐसे आजू बाजू से निकल जाएंगे। नन ऑफ द लाइन विल लिंक्ड विद दिस एरिया। ये वाले एरिया से कोई लाइन लिंक नहीं होगी, सब आजू बाजू से, मतलब उधर से निकल जाएंगे आजू बाजू से। तो एंगल कितना है, 90। एंगल 90 रहेगा। देखो अभी एंगल अगर आप देख रहे हो तो एंगल 90 रहेगा, तो फ्लक्स लिंक नहीं होता है। तो फ्लक्स की वैल्यू 0, एंगल 90, मतलब ई एंड ए, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर, इन दोनों में एंगल जब 90 रहेगा बच्चों, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आती है, 0। और जब E एंड A में एंगल 0 रहेगा तो फ्लक्स क्या रहता है, मैक्सिमम। तो इससे क्या पता चलता है कि फ्लक्स की वैल्यू 0 कब होती है, जब दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90। और फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब रहते हैं, तो जब दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 0। तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि फ्लक्स इट डिपेंड्स अपॉन cos थीटा। cos 90 पे वैल्यू 0 आती है तो cos थीटा पे भी डिपेंड करता है। सो बेसिकली फ्लक्स का मतलब क्या है कि कितने लाइन जाके एरिया के साथ लिंक हो रहे हैं। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि भाई कितने लाइन से कितनी फील्ड स्ट्रॉन्ग है। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कितना बड़ा एरिया है, एंड इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन दोनों के बीच का कोसाइन ऑफ एंगल। तो ये बन गया फॉर्मूला फ्लक्स का। आप अच्छे से याद रखो, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर आपके घर पे मैं ये बात करता हूं कि सॉरी, चलो ये एग्जांपल निकाल देते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो चलो बच्चों, फ्लक्स मतलब फ्लो होता है, ओके। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया inside the electric field is the measure of the total number of electric lines of force passing normally। कितने लाइन जाके एरिया के साथ लिंक होते हैं, और ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन E, इट डिपेंड्स अपॉन A, इट डिपेंड्स अपॉन cos थीटा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों आएगा E A cos थीटा। इससे क्लियर पता चल रहा है कि इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। तो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बच्चों याद रख दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये अपने को यूज होगा। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे मैंने एरिया ले लिया, हाँ, तो ये एरिया वेक्टर थोड़ा इस तरफ है, ठीक है, ये एरिया है ना, इसको ds से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको आप एरिया को ऐसे भी याद रख सकते हो, ई ds cos थीटा, क्योंकि एरिया का सिंबल हमने क्या लिया हुआ है, a नहीं लिया, ds लिया, तो ये ds वेक्टर है। और सोचो फील्ड ऐसी है, आई एम वेरी सॉरी, फील्ड ऐसे आ रही है, तो फील्ड और ds में एंगल कितना बनता है, थीटा, तो ये e वेक्टर है। पर यहां पे क्या लिख रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग नॉर्मली टू द एरिया, तो इसको मैं रिजॉल्व करता हूं, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, e cos थीटा। तो ये e cos थीटा क्या है, ये एरिया को नॉर्मल जा रहा है, ये नॉर्मल नहीं था, ये थीटा एंगल बना रहा था ds वेक्टर के साथ, तो e cos थीटा क्या हो जाएगा, एरिया को नॉर्मल हो जाएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इट इज e cos थीटा इंटू ds। तो इसको e ds cos थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये ds बेसिकली एरिया वेक्टर है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो e ds cos थीटा ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर मैंने जैसे बताया आपको ये वाले फॉर्मेट में भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि कैसे डिराइव हुआ। अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट रखता है कि भाई फ्लक्स है क्या, तो आज के बाद याद रखो कि कितने लाइन जाके एरिया के साथ लिंक होते हैं, ओके, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसका फॉर्मूला है E ds cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर। ये ds वेक्टर क्या है, ये एक एरिया वेक्टर है, और उसका डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये मैंने पूरे लेक्चर में ये वाले बताया, आपको सिर्फ इतने पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। इसके यूनिट याद रखो बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके, और इसको बहुत सारे बच्चे वोल्ट मीटर भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन पर कूलम ई होता है, तो उसको वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। तो ये दो ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड यू ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। एक अलग से मैंने इसका लेक्चर बनाया ताकि आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे के लेक्चर से हम इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग वाले, जो है गॉस थ्योरम के, तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें लगने वाला है बहुत अच्छे से, ठीक है। लास्ट टाइम सब मेरे साथ बोलेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि भाई कितने लाइंस जाके एक एरिया के साथ नॉर्मली लिंक होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और फॉर्मूला है E ds cos थीटा, और ds क्या है, एरिया वेक्टर है, ओके। सो आई होप आई एम क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।